हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर सरवली और आज जो मैं टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन डेली लाइफ। तो इन आवर डेली लाइफ आप पेज नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। आप यहाँ पे ज़रा गौर से देखिएगा। सवाल इस तरीके से आता है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन डेली लाइफ। इन आवर डेली लाइफ हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर भी यूज़ अ मैनी थिंग एज रूटीन। हम रूटीन के तौर पे बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बट वी सेल्डम थिंक, लेकिन हमें कभी हम सोचते नहीं हैं वो चीज़ें कि ये कैसे बनती हैं। वी यूज़ सेवरल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इन आवर होम्स। हम अपने घर के अंदर अपने घर में हम बहुत से ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इस्तेमाल करते हैं जो कि रोज़मर्रा के तौर पर हम उन्हें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिक फ़ैन हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, जूसर, ग्राइंडर एक्सेट्रा। दे ऑल यूज़ इलेक्ट्रिकल पावर। ये तमाम के तमाम इलेक्ट्रिकल पावर यूज़ करते हैं। वी यूज़ बसेस, कार्स, रेलवे कैरेजेस, एरोप्लेन्स एक्सेट्रा। मज़ीद बात करें तो हम बसेस, कार, रेलवे कैरेजेस, ट्रेन, एरोप्लेन्स वगैरह यूज़ करते हैं फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, दूर दराज इलाकों का सफ़र करने के लिए। ऑल ऑफ दीज आर रन बाय द इंजन्स। ये तमाम के तमाम इंजन्स के थ्रू चलाए जाते हैं। और ये जो इंजन्स होते हैं इन व्हीकल्स के आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल के थ्रू बनाए जाते हैं। वी लिसन टू रेडियो प्रोग्राम्स। हम रेडियो प्रोग्राम्स को सुनते हैं। वी सी द इवेंट्स फॉर। हम बहुत से ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि हमारी नज़र, जिनको हम देख नहीं सकते, लेकिन जब से टेलीविज़न की इन्वेंशन हुई है तो टेलीविज़न स्क्रीन के थ्रू हम वो तमाम इवेंट्स जो कि किसी और ममालिक में होते हैं, बैरून ममालिक में हो रहे होते हैं, हम उन्हें क्लियरली देख सकते हैं उस वक्त जब वो टीवी स्टेशंस के थ्रू टेलीकास्ट किए जाते हैं। इन ऑल इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, तमाम इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जो कि रिलेटेड हैं, ये सब सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर और अपना किरदार अदा कर रही हैं। लेज़र टेक्नोलॉजी इज़ वाइडली यूज्ड इन। लेज़र टेक्नोलॉजी बहुत वाइडली इस्तेमाल की जाती है डिफेंस सिस्टम, हमारे दिफाई निज़ाम के अंदर। इसके साथ मेटलर्जी, मेडिकल साइंसेज, एस्ट्रोनॉमी विच हैज़ इट्स रूट्स इन एटॉमिक फिजिक्स। इन तमाम का ताल्लुक एटॉमिक फिजिक्स से होता है। मैनी कंट्रीज, बहुत से ममालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान को मिला के यूटिलाइज न्यूक्लियर एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल पावर। वो यूटिलाइज कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी को ताकि वो क्या कर सकें, इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट कर सकें। प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, जो प्रोडक्शन हो रही है न्यूक्लियर एनर्जी की, इज द एरिया ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। वो रिलेटेड होती है न्यूक्लियर फिजिक्स से। वी कैन सी दैट, हम देख सकते हैं, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर कदम पे, मकाम पे फिजिक्स इन्वॉल्व है इन वन वे और द अदर। किसी न किसी तरीके से फिजिक्स हमारी ज़िंदगी को कंफर्ट फराहम कर रही है और उसमें इस्तेमाल हो रही है। दस फिजिक्स इज प्लेइंग अ वाइटल रोल इन फ्रेमिंग आवर लाइफ स्टाइल एंड इन्फ्लुएंसिंग आवर वे ऑफ थिंकिंग। और इस तरीके से हमारे लाइफ स्टाइल को भी चेंज कर रही है और सेकंड, हमारा वे ऑफ थिंकिंग जो है उसको भी चार्म कर रही है। अच्छा स्टूडेंट्स, मेरे पास जो थर्ड टॉपिक आपके पास मौजूद है, जो आप देख रहे होंगे इस वक्त, वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट से मुराद हम उन तमाम मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन फ़िज़िक्स की फील्ड में, मतलब अपनी इन्वेंशंस करी, मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई और फिर उससे हमें कम्फर्टनेस मिली। फर्स्ट वन हमारे पास जो साइंटिस्ट मौजूद हैं वो इब्नुल हैथम मौजूद हैं। इब्नुल हैथम जो हैं वो वॉज बॉर्न इन बसरा में पैदा हुए थे, और रिनोड सिटी इन इराक का एक शहर है। इनके जो कंट्रीब्यूशन है मैं आपको बता रहा हूँ, आप ज़रा इसको गौर से देखिएगा पॉइंट वाइज। ही वॉज अ स्कॉलर ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन। इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है फिजिक्स की फील्ड में। जो सब्जेक्ट्स हैं वो ये हैं, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन है। ही रोड मैनी बुक्स। इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं ऑन अ वेरियस सब्जेक्ट, बहुत से सब्जेक्ट्स पर। हिज बुक ऑन ऑप्टिक्स, इनकी जो किताब ऑप्टिक्स पर है वो है किताबुल मनाज़िर, जिसने बहुत अहमियत हासिल करी और एक ग्रेट रेपुटेशन है इनकी किताब का अमंग द स्कॉलर्स। जो बड़े बड़े साइंसदान हैं वो इस किताब को बहुत अहमियत देते हैं। सेकंड आपके पास देखिएगा ज़रा थर्ड पॉइंट। अच्छा, इन्होंने एक थ्योरी पेश करी थी। वो थ्योरी क्या थी कि जो रेज ऑफ लाइट है वो पहले हमारी आंखों में इंटर होती हैं, देन उसके बाद जिस चीज़ को हम देखते हैं और उस चीज़ से भी मौजूद होती है तो वो चीज़ हमें विजिबल होकर नज़र आती है। कि मतलब लाइट इमिट होती है इन अ फॉर्म ऑफ रेस और वो हमारी आंखों से टकराती है और जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो हमारे लिए विजिबल हो जाता है। अच्छा, यही इब्नुल हैथम ही आपके पास पहले साइंटिस्ट थे, मतलब ऐसे जिन्होंने सब फर्स्ट वन पिन होल कैमरा इन्होंने इजाद किया था। इनकी इन्वेंशन है और ये इस्तेमाल किया गया था सूरज ग्रहण को देखने के लिए, लूनर इक्लिप्स को देखने के लिए इस कैमरे को इन्वेंट किया गया था और यही पहला कैमरा था। तो ये तमाम इनके पॉइंट्स थे। अब आपने करना क्या होगा, आपने
तो आपके सामने पेज नंबर 8 के ऊपर ये तमाम जो आप देखें पूरा पैराग्राफ मौजूद है। आपने साथ साथ इसको पूरा पैराग्राफ पढ़ना भी है। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए उनको भी देखें, अपने पॉइंट्स निकालना है आपने और कॉपी में इसकी वर्किंग करनी है। अच्छा, सेकंड देखिएगा, याकूब इब्न इसाक अल-किंदी। मेरे पास सेकंड जो साइंटिस्ट मौजूद हैं वो याकूब इब्न इसाक अल-किंदी मौजूद हैं। आप भी बसरा में पैदा हुए थे और जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, जरा हम इसको गौर से सुनेंगे भी। He produced several researches, monograph on meteorology, specific gravity and on tides। मतलब इन्होंने बहुत से रिसर्चेस करी थी, मोनोग्राफ्स जो कि रिलेटेड टॉपिक है मेट्रोलॉजी से, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़मीनी किसाफत के बारे में, एंड ऑन टाइड्स और लहरों के बारे में। अच्छा, ये पहले ऐसे साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया था म्यूजिकल नोट्स ऑन साइंटिफिक ग्राउंड एंड डिस्कवर्ड अ मेथड टू एक्सप्रेस द नोट इन टर्म ऑफ फ्रिक्वेंसीज। अब आप देखें मुख्तलिफ जो हमारे जो साउंड्स होते हैं उनकी डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होती हैं, ठीक। किसी की आवाज़ बाहरी होती है, किसी की फ्लैट होती है, किसी की श्रिंक होती है, तो वो डिपेंड कर रही होती है डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ के ऊपर। तो मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज़ को जो इन्होंने बताया था कि हम किस तरीके से कौन सी फ्रिक्वेंसी कहाँ पे एडजस्टमेंट हो रही है, ये तमाम का तमाम जो हमें इन्होंने वर्कआउट दिया था वो याकूब इब्न इसाक अल-किंदी ने दिया था, इन शॉर्ट जिन्हें हम इसाक अल-किंदी कहते हैं। अच्छा, ही ऑल्सो डिस्कवर्ड द नेचर ऑफ साउंड। इन्होंने बताया था कि साउंड की नेचर क्या है, मतलब आपके पास आवाज़ फ्लैट है, श्रिंक है, साउंड लाउड है, ये तमाम चीज़ें जो इसके बारे में जो हमें बताया था वो याकूब इसाक अल-किंदी ने ही बताया था। इन्होंने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बहुत बेहतरीन काम किया और बाद में जो उनका तमाम वर्किंग थी इसको ट्रांसलेट किया था इन्होंने लैटिन ज़बान के अंदर। अच्छा, थर्ड देखिएगा मेरे पास मौजूद हैं अब्दुर रेहान मोहम्मद बिन अल बैरूनी। इन शॉर्ट हम इनको अल बैरूनी के नाम से जानते हैं। अल बैरूनी भी आपके पास पैदा हुए थे स्मॉल टाउन बैरन के अंदर जो कि आज का अफगानिस्तान है। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एट इस टाइम। ये अपने वक्त के बहुत बड़े स्कॉलर थे और ही रोट अ मोर देन 150 बुक्स और इन्होंने तकरीबन 150 बुक्स मतलब 150 किताबें लगभग इन्होंने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे लिखी थी, जिनमें मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, कॉस्मोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजी, कंपैरेटिव रिलीजन्स, जियोलॉजी, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एक्सेट्रा, ये तमाम सब्जेक्ट इसमें शामिल हाल हैं। ही एक्सप्लेन एवरी सब्जेक्ट फ्रॉम अ न्यू एंगल। ज़ाहिर सी बात है जब इतने सब्जेक्ट्स पे इनको महारत दी तो इन्होंने हर सब्जेक्ट को इंडिविजुअली उसको फोकस किया, उसके बाद उस हर न्यू एंगल्स को डिस्कवर किया वहाँ पर और बेशुमार थ्योरीज अकॉर्डिंग टू दियर सब्जेक्ट्स इन्होंने वहाँ पे दी। ही ऑल्सो मेजर्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ। आपने ज़मीन के बारे में बताया कि ज़मीन का टोटल रकबा कितना है, उसका सरकमफेरेंस कितना है, कितने डेज में मुकम्मल चक्कर लेती है ज़मीन, उसकी उसकी रेवोल्यूशन कैसी है, ये तमाम भी अल बैरूनी ने हमें बताया। ही डिस्कस इज राउंड। इन्होंने इस चीज़ को भी डिस्कस किया था कि इज़ राउंड एंड नॉट फ्लैट, कि ज़मीन गोल है या फ्लैट है, इस बहस को भी इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया था। अच्छा, इसके साथ साथ देखिएगा he also measured the circumference of the earth. He discussed is round and not flat. अच्छा, सेकंड वन देखिएगा आपके पास यहाँ पे इन्होंने रोटेशन ऑफ सन एंड मून, मतलब कि सूरज की गर्दिश के हवाले से और चांद के रोटेशन के हवाले से जो बातें थी, मतलब जो पॉइंट्स थे वो इन्होंने बताए। सेकंड देखिएगा, ही ऑल्सो फाइंड द डेंसिटीज ऑफ वेरियस मेटल। जो बहुत से मेटल्स जो आपके पास धातें मौजूद थी उनकी किसाफत जो थी वो इन्होंने हमें ऑन अ ग्राउंड इन्होंने हमें अपने सब्जेक्ट्स के थ्रू, अपनी बुक्स के थ्रू, अपने इल्म के थ्रू हम तक डिलीवर करी। सेकंड, बहुत जाने पहचाने साइंटिस्ट हैं जिनको डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम से दुनिया जानती है। डॉक्टर अब्दुल सलाम जो थे वो झंग में पैदा हुए थे, आ स्मॉल सिटी इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत छोटा सा शहर है। इन 1926 के अंदर आप बचपन ही से काफ़ी इंटेलिजेंट थे और इन्होंने जो एग्ज़ामिनेशन पास किए थे वो डिस्टिंक्शन ग्रेड से पास किए और इसी के एजाज़ में इनकी काबिलियत की वजह से इनको स्कॉलरशिप से नवाजा गया यूके के अंदर। लेकिन जो मुहिब वतन पाकिस्तानी थे, ही कम बैक टू पाकिस्तान इन 1950, 1950 में पाकिस्तान वापस आए और अपनी सर्विसेज को पाकिस्तान के लिए मुख्तस किया। ही वॉज अवॉर्डेड, आपको नवाजा गया था नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1979 फॉर हिज वर्क ऑन ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, एक थ्योरी जो कि गट के नाम से थी। ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी की वजह से आपको एक अवार्ड जो कि नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में आपको इससे नवाजा गया। फिर आपने इससे एक इस्टेब्लिश किया इंटरनेशनल सेंटर ऑफ थ्योरेटिकल फिज़िक्स एट टारिस्ट, इटली के अंदर आपने एक
थ्योरेटिकल आपने मतलब एक थ्योरेटिकल फिजिक्स के लिए आपने एक मुकाम ऐसा सेंटर कायम किया जहाँ पे मुख्तलिफ साइंटिस्ट आते थे, वहाँ बैठ के अपनी थ्योरीज़ को पेश करते थे और अपने कॉन्सेप्ट्स करते थे, और जहाँ पे न्यू इन्वेंशंस होती थी उसके थ्रू हमें जो न्यू इन्वेंशंस होती थी उसके थ्रू हमें अवेयर किया जाता था। अच्छा, लास्ट मेरे पास जो कंट्रीब्यूशन मौजूद है वो है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो हैं आप सब इनको जानते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 1 अप्रैल, वो 1 अप्रैल को पैदा हुए थे, ठीक है, इन 1936 एट भोपाल इन इंडिया, इंडिया के शहर भोपाल में। ही ऑब्टेन एमएससी मेटलर्जी डिग्री, इन्होंने एमएससी मेटलर्जी की डिग्री हासिल करी थी फ्रॉम हॉलैंड, हॉलैंड से। ही वॉज सिलेक्टेड एज अ रिसर्च असिस्टेंट इन द सेम यूनिवर्सिटी, और जहाँ से इन्होंने डिग्री हासिल करी थी काबिल थे तो उसी यूनिवर्सिटी के अंदर एज अ रिसर्च असिस्टेंट की जॉब इनको मिल गई। ही ऑब्टेन अ पीएचडी डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लिवन, बेल्जियम, इन्होंने पीएचडी डिग्री हासिल करी थी लिवन, बेल्जियम से, और वर्क एज एन एक्सपर्ट एट यूरेनको एनरिचमेंट प्लांट इन हॉलैंड, और एज अ एक्सपर्ट यूरेनको एनरिचमेंट प्लांट हॉलैंड के अंदर आपने वर्किंग स्टार्ट कर दी थी। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो थे वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थे, तमाम इल्म के साथ, इल्म फ़हम के साथ पाकिस्तान रिटर्न हुए। जो इनकी खिदमात थी वो इन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व करी, और पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बनाना जो पाकिस्तान जब एटमी ताकत बना तो सबसे अहम किरदार डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का था। ये वो आला पाए के साइंटिस्ट थे जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत से नवाजा, और इसी वजह से इनको ही हैज़ बीन अवॉर्डेड हिलाल इम्तियाज़ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें हिलाल इम्तियाज़ के तमगे से नवाजा गया। शुक्रिया। अच्छा स्टूडेंट्स, जितना हमने तीन टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हैं, फिजिक्स उसके ब्रांचेस, सेकंड आपने कंट्रीब्यूशंस पढ़े, थर्ड आपने इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स पढ़ा। इसके रिलेटेड आप देखें कुछ काम आपके सामने मौजूद है, पेज नंबर आप आएंगे 11 के ऊपर, और कुछ क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ सामने लिखे हुए हैं। राइट, ब्रीफली द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्लास 10 अपना कॉपी वर्क आप जरा गौर से देख लें। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स आपके पास व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स के बारे में लिखोगे, नेम द फ्यू ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, और फिजिक्स के कुछ ब्रांचेस के बारे में भी आपने उनके नाम लिखने, और आगे ऐड कर लीजिएगा, आपने एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है एटलीस्ट 4 ब्रांचेस को। सेकंड देखिएगा, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इब्नुल हैथम इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, आपने इब्नुल हैथम के बारे में जो उनकी खिदमात हैं फिजिक्स के बारे में उसको भी आपने अपनी कॉपी में वर्किंग करनी है। नंबर 3 क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर अब्दुल सलाम इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, आपने डॉक्टर अब्दुल सलाम की जो खिदमात थी फिजिक्स के लिए उसको भी आपने यहाँ पे लिखना होगा अपनी कॉपी के अंदर। पॉइंट्स आपको सब समझा दिया गया, पॉइंट्स आप सेल्फ बनाएंगे और ख़ुद बना के आपने लिखने होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ ऐड कर लीजिएगा कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ अल बैरूनी, आपने अल बैरूनी की कंट्रीब्यूशन जो हैं उनकी भी वो आपने लिखनी होंगी। अच्छा, एक और सवाल जो कि विदाउट द बुक है, लास्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 4, आपने इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स अपनी ओन वर्डिंग में लिखनी है। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन योर डेली लाइफ आपने अपनी ओन वर्डिंग में लिखनी है, और जो आपको टॉपिक समझाया गया उससे भी आप मदद ले सकते हैं। और सेकंड, आपने ये होमवर्क विद इन 3 डेज आपने सबमिट करवाना है। चैप्टर नंबर 1 यहाँ तक मुकम्मल होता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका टीचर सरवली, और आज जो टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे वो काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन के हवाले से पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। आज का जो इसमें पहला टॉपिक मैं आपको बताऊँगा वो बताऊँगा रेस्ट एंड मोशन, मतलब आराम और हरकत। तो आराम और हरकत ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, मुखालिफ हैं। और आपको पता होगा रेस्ट, कोई भी ऐसी बॉडी जो वर्किंग नहीं कर रही हो, जो मतलब आपके पास हालत सुकून के अंदर होती है, वो रेस्ट में कहलाती है। कोई मतलब कोई एक्सटर्नल वर्किंग नहीं कर रही हो, ठीक। अच्छा, मोशन में वो ऑब्जेक्ट होती है जो रोटेटिव हो, जो रोटेट कर रही हो, तो वो आपके पास क्या होता है, वो मोशन में कहलाती है बॉडी। यहाँ सामने आपकी चंद चीज़ें मौजूद हैं और आप देख सकते हैं, आप देखें यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, आ बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट, एक जिस्म उस वक्त हालत सुकून के अंदर होता है। इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, जब तक वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखते हुए वो अपनी अगर हरकत को चेंज नहीं कर रहा है तो दैट्स मीन वो हालत सुकून के अंदर है। अच्छा, इसमें देखिए एग्जाम्पल आप इस तरीके से ले सकते हैं, एक बॉल है, एक फुटबॉल आप उसको रख लें, जब तक आप उसको एक्सटर्नली हिट नहीं करेंगे, बाहर से आप उसको किक नहीं करेंगे, तो जब तक वो मूव नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब वो रेस्ट में रखी हुई है। अच्छा, सेकंड देखिएगा, अब इसके मुखालिफ जो आपको बता रहा था कि हमने बात करी थी मोशन की, तो देख लें ज़रा, आ बॉडी सेड टू बी इन मोशन, आप उस चीज़ को बोलेंगे कि वो हालत हरकत में मौजूद है
इफ़ इट चेंज इस पोजीशन, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू इट सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखते हुए अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो दैट मीन वो आपके पास क्या है, वो हालत हरकत के अंदर है। ठीक, अब आप देखें, लेट सपोज आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी अपने इलेक्ट्रिकल फैन को, आप जैसे स्विच ऑन करते हैं फैन आपका मूव करता है। देख लें, दो कंडीशन यहाँ प्रूव कर पाऊंगा आपको। इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट किया आपने, आपके जो फैन के ब्लेड्स होते हैं वो मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो दैट मीन वो हालत हरकत के अंदर होते हैं। लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट को आप ब्रेक कर देते हैं, आप स्विच ऑफ कर देते हैं, तो आप देखें आपका फैन के जो ब्लेड्स होते हैं वो स्टॉप हो जाता है। दैट्स मीन वो अब हालत सुकून के अंदर है। तो ये दोनों चीज़ें आपने पढ़ी, रेस्ट एंड मोशन, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में भी आई होगी। अब ज़रा नेक्स्ट देख लीजिएगा, आपके सामने मौजूद है टाइप्स ऑफ मोशन। हम तीनों टाइप्स पढ़ेंगे। एक्चुअली मोशन की 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन मैं आपके सामने नाम ले रहा हूँ, ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन। सेकेंड वन आपके पास मौजूद है रोटेटरी मोशन, और थर्ड आपके पास मौजूद है वाइब्रेटरी मोशन। मैं आपको इन तीनों के बारे में समझाऊंगा आपको, और फिर मैं आपको उसका काम भी दूंगा। टाइप्स ऑफ मोशन में ज़रा देख लें। फर्स्ट वन हमारे पास मौजूद है ट्रांसलेटरी मोशन या लीनियर मोशन इन शॉर्ट जिससे हम बोलेंगे। ज़रा गौर से देखिएगा, लीनियर मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांसलेटरी मोशन। लीनियर मोशन को आप ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीनियर? लीनियर का मतलब क्या होता है? हर वो चीज़ जो कोई इन अ स्ट्रेट वे मूव कर रही है वो लीनियर कहलाती है। इन दिस टाइप ऑफ मोशन, इस किस्म की हरकत के अंदर आ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट और कर्व पाथ। कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट वे में या फिर किसी कर्विंग में मूव कर रही होती है, ठीक है, तो वो अपने अंदर जो हरकत की किस्म पैदा करती है वो ट्रांसलेटरी या फिर वो लीनियर मोशन को अपने अंदर एज्यूम या सपोज करी होती है। ठीक है, वो उसको वहाँ पे उसके इफेक्ट्स मौजूद होते हैं। अब ज़रा आप लोग गौर से देखिएगा, आपके सामने एवरी पार्टिकल इन अ बॉडी इज बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय द सेम अमाउंट द मोशन ऑफ अ कार ऑन अ फ्लैट रोड। अब एक गाड़ी चल रही है फ्लैट रोड पर, दैट्स मीन वो हालत हरकत के अंदर है, लीनियर मोशन को अकर कर रही है। लफ्ज़ क्या आ रहा है? ऑन अ फ्लैट रोड, विच मीन्स वो आपके पास स्ट्रेट वे में जा रही है। द मोशन ऑफ अ मोटर बाइक ऑन अ सर्कुलर रोड, आप देखें सर्कुलर रोड के ऊपर अगर आप बाइक चला रहे हैं, मतलब जैसे आप ऑन द ब्रिज हो और कोई कर्व आ जाए, तो आप देखें आप वहाँ पे लीनियरली काम कर रहे होते हैं। मतलब आपकी जो स्पीड होती है वो आपके पास क्या होती है, वो कांस्टेंट हो जाती है। और फिर क्या करते हैं आप, वो जो भी ऊंचाई या जो चढ़ाई होती है, जो कर्व होता है, वहाँ से आप गुजर जाते हैं। ठीक, उसके बाद फिर आप देखें, बिकॉज आप क्यों करते हैं स्पीड स्लो? क्योंकि जैसे आप उस कर्व पाथ से नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी आपकी स्पीड क्या होती है, मतलब अगर आप स्पीड नहीं भी आपने इंक्रीज करें तो ऑलरेडी आपकी गाड़ी जो होती है, जो मोटर बाइक होगी, वो आपके पास स्पीड से नीचे जाएगी। ठीक है, नीचे की तरफ जा रही होती है। अच्छा, इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल होती है, आप देखते होंगे, मतलब आपके पास वो ये सर्कस या मेले लगते हैं, इनके अंदर वो एक शख्स होता है जो कि एक तहखाने के अंदर बाइक चला रहा होता है, तो आप देखें वो रोटेटिव घुमा रहा होता है बाइक, ठीक, और कितने अच्छे तरीके से घुमा रहा होता है कि वो गिरता भी नहीं है। ठीक, हम इसको बैलेंसिंग भी कह सकते हैं। लेकिन सेकेंडली देखिएगा, वो कर्व पाथ में विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी उस बाइक को मूव कर रहा होता है। यही वजह होता है कि ना ही वो गिरता है, ठीक, और वो उसकी गाड़ी क्या होती है, उन कर्व वे में आराम से मूव कर रही होती है। तो ये जो हमारे पास जो हरकत की किस्म है, ये लीनियर मोशन कहलाती है। और बहुत सी जगहों पे जो है ये आप देख भी रहे होते हैं, अगर आप मोटर बाइक खुद राइड कर रहे हो तो आप इसको समझते हो अच्छे तरीके से। अब सेकंड मेरे पास जो चीज़ मौजूद है वो है रोटेटरी मोशन। इफ़ अ बॉडी स्पिन्स और रोटेट, अगर कोई भी बॉडी स्पिन और रोटेट करे, घूमे अबाउट अ फिक्स पॉइंट और एक्सिस, किसी एक पॉइंट या एक्सिस पे घूमे, मतलब अपनी किसी चीज़ को अपना सेंटर पॉइंट माने और उसके इर्द गिर्द अगर वो घूम रहा है, तो इट्स मोशन, इस किस्म की हरकत को हम क्या बोलते हैं? रोटेटरी मोशन बोलते हैं। बहुत अच्छी सी एग्जाम्पल इसकी मौजूद है हमारे सामने। द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ज़मीन अपने मदार में घूमती है, आप देखें उसका अपना सेंटर पॉइंट है, मतलब सूरज के इर्द गिर्द ज़मीन या तमाम प्लैनेट्स जो हैं वो घूम रहे होते हैं। द व्हील ऑफ अ मूविंग कार, आप देखें जो आपका व्हील होता है वो सेंटर में एक्सिस से अटैच होता है और व्हील फिर आपका क्या कर रहा होता है? मूव कर रहा होता है। द ब्लेड्स ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रिक फैन, अगर आप बात करें अपने इलेक्ट्रिक फैंस की, तो देखें आप ब्लेड्स को अटैच करते हैं सेंटर में। एक्चुअली ब्लेड्स को मूव उस, अगर आप ब्लेड्स को हटा दें तो आप देखिए सेंटर जो आपके पास एक्सिस होता है, जो बीच में आपके पास जो इसके फैन के प्लेट्स होती है वो मूव कर रही होती है। ठीक, अगर आप ब्लेड यूज़ करते हैं तो वो फिर ब्लेड्स को भी मूव करवाती है, जिसके नतीजे में हमें क्या होता है? हवा
का हुसूल होता है या हवा हमें मिल रही होती है। लेकिन गौर से याद देखिएगा, सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ एक्सिस इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि किस तरीके से सेंटर ऑफ एक्सिस के थ्रू ये तमाम चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं। एक रोटेटिव है, एक सर्कुलर ट्रिजेक्टरी में मूव कर रही हैं, जिसे हम रोटेटरी मोशन बोलते हैं। लास्ट टॉपिक मेरे पास मौजूद है वाइब्रेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन क्या है, आप जरा गौर से देखिएगा। ये बहुत वाइब्रेशन अगर आप कॉमनली अपने मोबाइल सेल फोन्स के अंदर नोट डाउन करें तो आप अच्छे से जानते होंगे कि मोबाइल फ़ोन अगर आपका वाइब्रेशन पे लगा हुआ है तो आपके पास मोबाइल फ़ोन मूव कैसे करता है। अच्छा, अब बड़ी बड़ी क्लॉक्स होती हैं, इनके पेंडुलम्स होते हैं, ठीक। आप कभी उस पेंडुलम को सपोज करें कि वो जब आपकी घड़ी में एक्चुअल 12 बजते हैं तो वो पेंडुलम किस तरीके से मूव कर रहा होता है, तो वो कभी इस तरफ जाता है, फिर सेंटर में आता है, फिर उस तरफ जा रहा होता है। तो ये जो आपके पास पोजीशन होती है, एक्चुअली ये टू एंड फ्रो कहलाती है। एक और नाम देते हैं इसे हम बैक एंड फोर्थ भी बोलते हैं। टू एंड फ्रो भी कहते हैं इसे हम, और बैक एंड फोर्थ भी बोलते हैं। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस तरीके से पेंडुलम होता है। और अभी आप लोग जब प्रैक्टिकल लाइन में आएंगे तो फिर आप लोग देखिएगा, प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तो सिंपल पेंडुलम हमारे पास एक प्रैक्टिकल मौजूद होता है, जिसके अंदर हम इसको बाकायदा तौर पे, अमली तौर पे हम इसका प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, ठीक। तो वाइब्रेटरी मोशन को एक और नाम दिया जाता है ऑसिलेटरी मोशन। अब इसकी डेफिनेशन सिंपल आप खुद भी बना सकते हैं, और आप देखें सिंपल कॉमन सी इसकी डेफिनेशन है कि हर वो ऑब्जेक्ट, हर वो बॉडी जो अपने अंदर टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन को अपने अंदर अगर एज्यूम करता है, अपने अंदर एक्टिव करता है, तो वो आपके पास क्या होती है, वो वाइब्रेटरी मोशन। दैट्स ऑल। मैंने आज आपको रेस्ट एंड मोशन, तो देखें सवाल हमारे पास इस तरीके से आता है, डिफाइन रेस्ट एंड मोशन। आपने रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन करना होगा विद एग्जाम्पल, आपका होमवर्क है। सेकेंड आपके पास आपने टाइप्स ऑफ मोशन को, सवाल आप इस तरीके से लिखोगे, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मोशन। आपने हरकत की किस्मों को बयान करना है। मैंने तीनों किस्में आपके सामने बयान करी है अभी, ट्रांसलेटरी, लीनियर मोशन, आपके सामने रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। तो आपने इन तीनों के बारे में लिखनी है, इनकी डेफिनेशन, और प्लस आपने इनकी एग्जाम्पल्स भी लिखनी है। और फिर ये आपने विद इन अ वीक ये काम अपना चेक करवानी है अपनी कॉपीज। ये आपका कॉपी वर्क है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो भी समझाया, जो भी पढ़ाया, वो आपके अच्छे से समझ में आ चुका है। बहुत शुक्रिया।